केसीएल के बारे में सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो केसीएल है हमेशा किस फॉर्म में देना है। केसीएल हमेशा हम लोगों ने डाइल्यूटेड फॉर्म में देना है। केसीएल कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा हमारा डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। वो हम 0.9% एनएच के साथ भी दे सकते हैं, आरएल के साथ भी दे सकते हैं, डेक्सट्रोज के साथ भी दे सकते हैं, D5 के साथ भी दे सकते हैं, और किसके साथ दे सकते हैं, 0.45% एनएच के साथ भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 0.45% एनएच के साथ कौन सी कंडीशन में देंगे, तो याद रखना है जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरनेट्रीमिया दोनों साथ में हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जो हम केसीएल देते हैं वो कौन सी फॉर्म में देते हैं, वो हम 0.45% एनएच के साथ देते हैं। ठीक है, अब केसीएल की मैं जरूरी बातें आप लोगों को बताऊंगी कि केसीएल हम पेरिफेरल से भी दे सकते हैं और सेंट्रल लाइन से भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल रूट क्या रहता है, तो याद रखना है केसीएल देने के लिए हमेशा सेंट्रल लाइन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेरिफेरली जब हम केसीएल देते हैं तो वो हमारे पेरिफेरल वेन को इरिटेट कर सकता है, फिलेबाइटिस वो कोज कर सकता है। तो कितना से कितना हमारा केसीएल होगा तो हम सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं, कब हमें पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना है जब हमारा केसीएल हम लोगों ने देना है 10 से 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर, केसीएल हमें कितना देना है, 10 to 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर देना है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पेरिफेरल लाइन से केसीएल दे सकते हैं। लेकिन अगर कभी कंडीशन आ गई कि जो केसीएल देना है वो 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर से भी ज्यादा देना है, ठीक है, मान लो पेशेंट को सीवियर हाइपरकैलेमिया है, तो ऐसे पेशेंट्स को मेरे को केसीएल देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है केसीएल का लेवल कम हो गया तो भी कार्डियक अरिथमिया कोज कर सकता है, केसीएल का लेवल ज्यादा हो गया तो भी हमारा कार्डियक अरिथमिया कोज कर सकता है। 3.5 से लेके 5.3 मिलीक्यूलेंट पर लीटर तक क्या रहता है, मेरा कैल्शियम का केसीएल का मेरे पोटेशियम का नॉर्मल लेवल रहता है ना, मेरे पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना रहेगा, 3.5 से लेके 5.3। अब ये 3.5 से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ये 5.3 से ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत है। दोनों ही कंडीशन में किसको इरिटेट करेगा, हमारे मायोकार्डियम, हमारे कार्डियक को इरिटेट कर देगा। ठीक है, तो अगर किसी का पोटेशियम कम हो गया तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पेरिफेरल लाइन से भी कर सकते हैं, सेंट्रल लाइन से भी कर सकते हैं। पेरिफेरल लाइन से करेंगे तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 10 से 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर, और सेंट्रल लाइन से कितना कर सकते हैं, 20 से 40 मिलीक्यूलेंट पर आवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर पोटेशियम चल रहा है और वो मैं 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर से ज्यादा दे रही हूँ, तो पेशेंट को किसकी मॉनिटरिंग पे रखेंगे, अगर किसी को मैं पोटेशियम दे रही हूँ 20 मिलीक्यूलेंट पर आवर से ज्यादा, तो कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, क्या करनी है, पेशेंट की कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम दे रहे हैं 40 मिलीक्यूलेंट पर लीटर आवर, कितना दे रहे हैं पेशेंट को पोटेशियम, 40 मिलीक्यूलेंट पर आवर दे रहे हैं, तो याद रखना है वैसे कभी भी 40 मिलीक्यूलेंट पर आवर पोटेशियम कभी भी नहीं देते, लेकिन कभी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन है तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, पोटेशियम 40 मिलीक्यूलेंट पर आवर दे सकते हैं। लेकिन कहाँ पे देंगे, ऐसे आईसीयू के अंदर देंगे जहाँ पे किसकी फैसिलिटी होगी, जहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी होगी। जिस सेटअप के अंदर, जिस क्रिटिकल केयर सेटअप के अंदर डायलिसिस की फैसिलिटी होगी, उसी सेटअप के अंदर हम पोटेशियम दे सकते हैं, कहां तक, 40 मिलीक्यूलेंट पर आवर तक दे सकते हैं। ठीक है, अब याद रख, देखो अगर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोकैलेमिया है ना, अगर मान लो किसी को माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोकैलेमिया है, मतलब कि हमारे पोटेशियम का जो लेवल है वो 2.5 से लेके 3.4 है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली कितना देते हैं, 10 to 20 मिलीक्यूलेंट तक पोटेशियम देते हैं। और कौन सी लाइन से दे सकते हैं, पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं। कौन सी लाइन से दे सकते हैं, पेरिफेरल लाइन से हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का पोटेशियम लेवल 2.5 से ज्यादा हो गया है, कम हो गया है,
मेरे को पता है सीवियर हाइपोकैलेमिया हो गया है तो पेशेंट को कभी भी अरिथमिया हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेशियम देना पड़ेगा, सेंट्रल लाइन से देना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या करेंगे, पहली बात तो क्या करेंगे, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, पेशेंट को सेंट्रल लाइन इंसर्ट करेंगे, पेशेंट को कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग पे लेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को 20-30 मिलीग्राम पर आवर तक पोटेशियम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मेरे को 40 मिलीग्राम करना है ना, तो कौन से सेटअप में कर सकती हूँ, सिर्फ उसी सेटअप में कर सकती हूँ जहाँ पे किसकी फैसिलिटी होगी, डायलिसिस की फैसिलिटी होगी। 40 तक में जहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी होगी, और 20 से ऊपर करूंगी तो कार्डियक मॉनिटरिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब याद रखना है कि जो केसीएल का एम्प्यूल होता है ना, जो केसीएल का एक केसीएल के एम्प्यूल में कितना ml होता है, 10 ml होता है, और 10 ml मतलब कितना होता है, 20 मिली इक्विवेलेंट होता है। तो जब मैं किसी पेशेंट को पोटेशियम का एक एम्प्यूल एडमिनिस्टर करूंगी, तो मैं मान के चलूंगी कि इसका पोटेशियम कितना बढ़ जाएगा, 0.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा क्या उसका पोटेशियम का लेवल। प्लीज रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई करना है बताइए, कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। अब हम लोगों ने याद रखना है कि केसीएल को हमेशा इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, केसीएल को कभी भी हमने अभी भी पुश नहीं करना है। और केसीएल में हमें क्या ध्यान रखना है कि केसीएल को ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं। कौन सी सिरप आती है, एक हमारी पोर्ट क्लोर सिरप आती है, कौन सी, पोर्ट क्लोर सिरप आती है, जिसमें हम क्या करते हैं 15 ml देते हैं, कब, टीडीएस। जिन पेशेंट्स को माइल्ड हाइपोकैलेमिया होता है उन पेशेंट्स में हम पोर्ट क्लोर सिरप दे देते हैं। क्या होती है ये सिरप होती है, पोर्ट क्लोर सिरप होती है, 15 ml देते हैं, टीडीएस क्या बोलते हैं, पानी में डाइल्यूट करके पीनी है। ठीक है, तो और हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब हम पोटेशियम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो याद रखना है कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर करनी है पेशेंट की, एसिड बेस इंबैलेंस को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्यों पोटेशियम को एडमिनिस्टर करते वक्त एसिड बेस बैलेंस को ध्यान में रखेंगे, तो याद रखना है कि जो हमारा पोटेशियम होता है वो किसके इनवर्सली होता है, H+ आयंस के इनवर्सली होगा। कैसे, अब देखो, अब याद रखना है मैंने क्या कर दिया, हमने पोटेशियम एडमिनिस्टर कर दिया, हमने पेशेंट को क्या कर दिया, पोटेशियम एडमिनिस्टर कर दिया, पेशेंट की ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, बहुत सारा पोटेशियम हो गया है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो है हमारे ब्लड, और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर H+ आयंस है। ठीक है, अब मैंने पोटेशियम एडमिनिस्टर कर दिया, तो मान लो पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट को हो गया हाइपरकलीमिया। मैंने बहुत सारा पोटेशियम एडमिनिस्टर कर दिया, पेशेंट को क्या हो गया, हाइपरकलीमिया हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जो सेल के अंदर H+ आयंस है वो तो कहाँ चले जाएंगे, वो तो ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, और जो ब्लड वेसल्स का पोटेशियम है वो कहाँ चला जाएगा, वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो जब हमारे सेल के अंदर का पोटेशियम, जब हमारे सेल के अंदर के H+ आयंस हमारे ब्लड वेसल्स में आएंगे तो क्या कोज कर देंगे, एसिडोसिस कोज कर देंगे। क्या कोज कर देंगे, एसिडोसिस कोज कर देंगे। इसी वजह से अगर किसी पेशेंट को पोटेशियम कंफ्यूजन चल रहा है, किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो गया है, तो क्या मॉनिटर करके रखते हैं, एसिड बेस इम्बैलेंस को मॉनिटर करके रखते हैं। और क्या मॉनिटर करके रखेंगे, यूरिन आउटपुट। याद रखना है अगर किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg पर आर से कम है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। अगर किसी का भी यूरिन आउटपुट 1 ml पर kg पर आर से कम है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। जब भी पोटेशियम को एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर लेबल उसके ऊपर होना चाहिए। बार बार हमें आईवी, अगर हम पेरिफेरल साइट से अगर हम पोटेशियम दे रहे हैं तो आईवी साइट को हमें फ्लेबाइटिस, रेडनेस, वॉर्मथ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, उस आईवी साइट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे,
पहले ट्रांसफ्यूजन या इन्फ्यूजन जो भी उसको स्टॉप करेंगे, आईवी साइट को चेंज करेंगे, फिर जो नई आईवी साइट है उससे क्या कर देंगे, उस इन्फ्यूजन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और याद रखना है फिलाबाइटिस में हमेशा क्या करना है, फिलाबाइटिस अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो फिलाबाइटिस इनफिल्ट्रेशन से अलग होता है। फिलाबाइटिस में हमें वॉर्म देखने को मिलेगा और इनफिल्ट्रेशन में कूलनेस देखने को मिलती है। फिलाबाइटिस में हमें वार्मथ देखने को मिलेगा और इनफिल्ट्रेशन में क्या देखने को मिलती है, इनफिल्ट्रेशन में हम लोगों को कूलनेस देखने को मिलेगी। फ्लेबाइटिस में रेडनेस देखने को मिलेगी और इनफिल्ट्रेशन में क्या देखने को मिलेगा, पेलर देखने को मिलेगा। और कभी भी किसी पेशेंट को अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं पोटेशियम तो क्या मॉनिटर करके रखेंगे, हाइपरकलीमिया, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि पोटेशियम की वजह से हाइपरकलीमिया हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, पेशेंट को एसिडोसिस हो सकता है। और एसिडोसिस क्योंकि H+ आयंस की वजह से हो जाएगा तो कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो याद रखना है अगर किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो जाता है ना तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या ये एडमिनिस्टर करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml का एम्प्यूल 10 मिनट में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारे पोटेशियम का एंटीडोट नहीं होता है, बस कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या कर देगा, हाई पोटेशियम लेवल की वजह से जो हमारे मायोकार्डियम इरिटेट हो गई है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या कर देगा, इरिटेबल मायोकार्डियम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कौन, हमारा पोटेशियम। जितना मैंने एडीआर के लिए पढ़ाया है, जितना मैंने पोटेशियम के लिए पढ़ाया है, इतना इनफ है। एग्जाम में ना तो एडीआर से और ना पोटेशियम से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।